प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन बी कंप्लीट किया था, ठीक है। अब आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी हमने असाइनमेंट में भी काफी किए थे, एग्जामिनर में भी किए थे, जब चैप्टर 2 की थी हमने। आप इसको ऐसे समझो, देखो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या होगा, 4 - √5 और 4 + √5 एलसीएम आ जाएगा। ये क्लियर, ठीक है। अब देखो 4 - √5 ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 4 + √5 इंटू 4 + √5, तो मैं बोल सकता हूँ 4 + √5 होल स्क्वायर। ये क्लियर। ऐसे आप ये देखो, इस केस में 4 + √5 से 4 + √5 कैंसिल हो जाएगा। तो 4 - √5, 4 - √5, तो ये क्या हो जाएगा, +4 - √5 होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब यहाँ अगर आप देखो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज √5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो a² तो 4² +b² तो √5² +2ab। ये क्लियर। देन a - b होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू a² +b² -2ab, दैट इज a² तो 4² +b² √5² -2ab। in place of a we will put 4, in place of b we will put √5। ये क्लियर हो गया। now a - b into a + b, what is the formula of a - b, a + b? it is equal to a² - b²। ये भी क्लियर, ठीक है। now what we will have, देखो 4² क्या हो जाएगा आपका 16, √5² √5 इंटू √5, सेम रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट रिमूव हो जाता है, इट विल बी इक्वल टू 5। तो √5² क्या हो गया आपका 5 +2 4 जा 8, ये हो गया 8 √5 प्लस 4² 16, √5² 5 और -8 √5, तो ये हो गया 16 + 5 -8 √5। डिनोमिनेटर में क्या होगा 4² दैट इज 16 -√5² क्या हो जाएगा 5। ये क्लियर हो गया। देन व्हाट वी विल हैव, देखो 16 + 5 कैन आई से 21 प्लस √8 √5, then +16 + 5 again +21 plus minus -8 √5। now +8 √5 -8 √5 will be cancel out, we are left with 21 + 21, that is 42/11, and this is the final answer of this question। इसका ठीक आ रहा है, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो now next question is question number 27। question number 27 is the following table shows the number of scooters sold by a dealer during 6 consecutive years। इस टेबल के थ्रू आपको यह बताया जा रहा है कि पिछले 6 सालों में, या फिर इंक्लूडिंग अगर मैं 2011 से लेकर 2016 तक, इन 6 सालों में स्कूटर डीलर ने कितने स्कूटर सोल्ड किए। और ये जो वैल्यू गिवन है वो आपको थाउजेंड्स में गिवन है। मींस कहने का मतलब ये है कि 2011 में कितने स्कूटर सोल्ड हुआ, 16,000। ये क्लियर, इसको रीड कर पा रहे हो। 2012 में कितने स्कूटर सोल्ड हुआ, 20,000। ऐसे 13, 14, 15, 16। ड्रॉ बार ग्राफ। पहले मुझे ये बताओ क्या आप बार ग्राफ और हिस्टोग्राम का डिफरेंस क्लियर है आपको। ये जो फिगर गिवन है 30th क्वेश्चन में, ये बार ग्राफ है या हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, वेरी गुड, दिस इज बार ग्राफ, ठीक है। और हिस्टोग्राम किस तरह से बनाया जाता है, इसमें गैप नहीं होता है हिस्टोग्राम में, राइट। कुछ इसी तरह से होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से बनता है, लाइक दिस। इसमें गैप नहीं होता है, इसमें गैप नहीं होता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या कहा गया, ड्रॉ बार ग्राफ, आपको बार ग्राफ बनाना है। अब मुझे ये बताओ जो ईयर है आपके, ईयर
ये एक्स एक्सिस में शो करोगे या वाई एक्सिस में? जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है वो एक्स एक्सिस में जाती है, जैसे कि ईयर। और जो नंबर्स में इंफॉर्मेशन होती है इसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। जो नंबर में इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी वाई एक्सिस का पार्ट होती है। इतनी बात क्लियर हो गई? प्राइमरी इंफॉर्मेशन क्या है कि 2011 में, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन क्या है कि 2011 में कितने स्कूटर सोल्ड हुए। समझ में आ गया? तो ये जो ईयर वाला पार्ट है आपका, ये एक्स एक्सिस का पार्ट है, और जो नंबर वाला पार्ट है, नंबर वाला पार्ट, ये हमेशा आपका किस पर आता है? वाई एक्सिस। ये क्लियर हो गया? तो जब आप इसका बार ग्राफ बनाओगे तो बार ग्राफ फॉर द गिवन डाटा वो कुछ इस तरह से बनेगा। बोलो भाई, क्लियर हुआ? देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2011, ये आपने नंबर्स लिखे। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 48। तो आइडियली अगर आप 50 तक भी लेके जाओगे तो काम चल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपने वाई एक्सिस में अगर आप इसको 50 तक भी रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब देखो 2011 में कितने थाउजेंड स्कूटर सोल्ड हुए हैं? 2011 में कितने थाउजेंड स्कूटर सोल्ड हुए हैं? 16,000। कितने हुए? 16,000। तो इस तरह से आपने शो किया, 20 और 10 के बीच में ये 16 हो गया। एग्जैक्टली ग्राफ पेपर में बनाओगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो देखो अप्रोक्सीमेटली समझ में आ ही रहा होगा, 16 है। तो 2011 में कितने थाउजेंड स्कूटर सोल्ड हुए? यहाँ पे लिखा हुआ ना नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड इन थाउजेंड, इस तरह से बताना है। तो आप ये बता रहे 2011 में 16,000 स्कूटर सोल्ड हुए। 2012 में कितने थाउजेंड सोल्ड हुए? 20,000। कितने? 20,000। तो 2012 में 20,000 एग्जैक्टली 20 के सामने ये बना दिया इस तरह से। और ये गैप आपको पता है इक्वल होता है, तो ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ये इक्वल गैप होता है। ये क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट भी? नेक्स्ट वैल्यू जो है आपकी 2013, कितने थाउजेंड स्कूटर सोल्ड हुए? 32,000। हाउ मेनी? 32,000। तो ये रहा 2013, 32, 30 से थोड़ा सा ऊपर रखना है आपको, लाइक दिस। ये भी क्लियर? इसी तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2014 में 36,000 सोल्ड हुए हैं, तो ये आपका 36,000 आ गया। फिर 2015 में 40,000 सोल्ड हुए, तो ये आपका आ गया 40,000। और लास्ट में जो आपका 2016 है उसमें कितने थाउजेंड सोल्ड हुआ? 48। तो 50 से थोड़ा सा नीचे लेके आओगे, ये आ गया आपका 48,000। बोलो भाई, क्लियर हो गया कैसे बनाना बार ग्राफ? ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपका? एक्स एक्सिस में क्या आएगा? ईयर, और वाई एक्सिस में तो नंबर वैल्यूज होती है। और ऐसे भी कह सकते हैं प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्स एक्सिस में होती है, और उसको लेके जो नंबर्स में सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होती है वो वाई एक्सिस में शो की जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कहा गया एबीसीडी एक रोम्बस है। रोम्बस किसको कहते हैं? जिसकी सारी साइडें इक्वल हो। क्या सारे एंगल भी 90 डिग्री होते हैं? नहीं, वो किसके होते हैं? यस, ऑल साइड्स आर इक्वल, और सारे एंगल भी 90 डिग्री हो, वर्टेक्स एंगल वो स्क्वायर में होता है। गुड। अब एबीसीडी आपका रोम्बस है विच ऑल्टीट्यूड फ्रॉम डी टू साइड एबी। आपने डी वर्टेक्स से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है एबी साइड पर, जो इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। फाइंड द एंगल ऑफ द रोम्बस। आपको एंगल फाइंड करने, आपको क्या फाइंड करने हैं? एंगल। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप फिगर को समझो। दिस इज द फिगर। देखो, लेट अस अज्यूम दैट एबीसीडी इज अ रोम्बस। एबीसीडी क्या है आपका? रोम्बस है। ये क्लियर हो गया? वर्टेक्स डी से आपने एक लाइन ड्रॉ की अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो एबी को बाइसेक्ट कर रहा है। एबी को तो प्रैक्टिकली मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तो फिर एपी और बीपी इक्वल होना चाहिए। फिर एपी और बीपी क्या होना चाहिए आपका? इक्वल। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4। और देखो क्वेश्चन में जो आपने ड्रॉ किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो क्या है? ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड का मतलब ये जो बेस एंगल होगा आपका 90 डिग्री होगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो ये दोनों ही एंगल कितने होंगे? 90 और 90। पहले बताओ, इतनी बात क्लियर होगी? और इस ये जो, और आपको पता है ना जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, वो इसके एंगल को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट द
वर्टेक्स एंगल। तो इस पूरे एंगल के हमने दो इक्वल पार्ट्स कर दिए 3 और 4। पहले बताओ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। अब आपने दो ट्राइंगल कंसीडर किए, एक हो गया एपीडी, दिस इज एपीडी, एपीडी, another is bpd, bpd, this is bpd, this is bpd. ये clear? Now can I say that AP is equal to BP? This is given, right? Now can I say that angle 1 is equal to angle 2 is equal to 90 degree? और देखो यहाँ पर रेड शेड भी दिखाई दे रहा है और आपको ब्लू शेड भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या कि ये जो लाइन सेगमेंट है आपकी वो क्या है, कॉमन है। तो कैन आई से दैट PD is equal to PD, that is common. In that way we can say that triangle APD is congruent to triangle BPD. ये क्लियर हो गया? ट्राइंगल APD is congruent to triangle BPD. ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका मतलब क्या, कैन आई से दैट ये जो वाला जो एंगल है, देखो राइट एंगल के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए। इस ट्राइंगल में अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं तो राइट एंगल के अपोजिट एंगल क्या है, ये एंगल है। तो इसी तरह से इस ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके साथ क्या होगा, जो राइट एंगल के अपोजिट है इस ट्राइंगल में, दैट इज एंगल 3। तो कैन आई से दैट बाय CPCT एंगल A इज इक्वल टू एंगल 3, यस और नो? ये क्लियर हो गया? अब एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। क्यों होगा, मैंने अभी रीजन बताया, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस। कि जो डायगोनल्स होते हैं वो रोम्बस के अपोजिट एंगल्स को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या कि जो एंगल A है वो एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 4 के इक्वल है। पहले बताओ ये चीज क्लियर होगी, ये चीज क्लियर होगी आपको? ठीक है, तो आपने का जो एंगल A है, जो एंगल A है वो एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 4 के इक्वल है। ये क्लियर हो गई क्वेश्चन मार्क? अब देखो, कैन आई से दैट AD इज पैरेलल टू AD इज पैरेलल टू BC, राइट, एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये जो दो एंगल होंगे ये कौन से होंगे, ये एंगल A और ये वाला, ये कोइंटीरियर एंगल। तो कैन आई से दैट एंगल A प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये 180 होगा। अब आपने कहा तीनों एंगल इक्वल है, अभी आपने प्रूव किया कि एंगल A जो है वो एंगल 3 और एंगल 4 के इक्वल है। दैट इज अज्यूम दैट ईच एंगल बी इक्वल टू x। अगर सारे x है तो x प्लस x कितना होगा, तो 3x इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी, 60। तो ये क्लियर हो गया आपको? इसका मतलब ये एंगल कितना होगा आपका, 60 डिग्री। तो अगर ये 60 तो ये भी कितना होगा, अच्छा 3, तो ये भी 60, ये 60, तो ये पूरा कितना हो गया 120। अगर ये 120 तो ये कितना होगा, हो गए सारे एंगल। यही था ना आपका क्वेश्चन? तो बस इसके आगे आपको यही कहना है, एंगल A प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 तीनों एंगल इक्वल है। तो आपने एंगल 3 की जगह भी क्या रखा, एंगल A। इन प्लेस ऑफ एंगल 4 वी पुट एंगल A। इट मीन 3 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A कितना हो गया, 60 डिग्री। तो एंगल A कितना हो गया आपका, 60 डिग्री। ये क्लियर हो गया? अब एंगल ABC, देखो इसको कहा जा रहा है एंगल ABC, ये इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इट विल बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल ABC क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, दैट इज 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री 120 डिग्री। ये भी क्लियर है? ठीक है, देन एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC। व्हाई, एंगल ADC दिस वन इज इक्वल टू एंगल ABC। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। आप ऐसे भी कह सकते हो, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। हो गए सारे एंगल? ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन था उसमें आपको क्या कहा गया था, फाइंड द एंगल्स ऑफ रोम्बस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या ये चीज क्लियर होगी आपको कि अगर ये 60 है एंगल तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60। ये अगर 120 है तो ये एंगल कितना होगा, 120। तो आप इस तरह से सारे एंगल लिखो। आपको उसमें ये भी ऐड करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अब ये भी लिख देना,
and angle A is equal to angle C is equal to 60 degree. Same reason. क्लियर हो गया? देखो आप इसको ऐसे समझो, ठीक है, ये आपने फिगर लिखी। जब मैं अगर नॉर्मल वे में बनाऊं फिगर, क्लियर हो गया? ठीक है, जब आप ऑल्टीट्यूड की बात करते हो तो ऑल्टीट्यूड जब आपका बनेगा कुछ इस तरह से लोगे आप ऑल्टीट्यूड, लेकिन जब आप डायगोनल की बात करते हो, जब आप डायगोनल की बात करते हो तो डायगोनल कुछ इस तरह से आएगा। अब समझ में आ गया? हो गया क्लियर? ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड 4 सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं भाई? आप x की, जैसे आपने कहा 12x प्लस 5y इक्वल टू 0, तो मैं बोल सकता हूँ 5y इक्वल टू माइनस 12x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 12x बाय 5। पहले बताओ ये क्लियर? ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप x की वैल्यू एक एक करके पुट करो। से मैंने x की जगह पुट किया, पुट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 12 इंटू 0 बाय 5। भाई x की जगह 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। ये क्लियर? फिर आपने कहा पुट x इक्वल टू, अब आपको पता है या तो लास्ट में 5 हो या लास्ट में 0, तो भी 5 से डिविजिबल होता है। तो 12 के टेबल में अगर मैं देखूं 12 2 जा 24, 12 3 जा 30, 12 5 जा 60 होता है, लास्ट में 0 आती है ना उसमें, तो मैंने x की जगह 5 पुट कर दिया, तो y इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 12 इंटू क्या हो गया? 5 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, x की वो वैल्यू, x की जगह वो वैल्यू रखनी है जो 5 से डिविजिबल हो। समझ में आ रहा है? अब मैंने कहा पुट x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 12 नहीं 2 नहीं 10, क्योंकि 5 से डिविजिबल होगा, तो 10 बाय 5, तो 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया? माइनस 24। x की जगह माइनस 5 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू माइनस 5, तो y इक्वल टू क्या होगा? माइनस 12 इंटू माइनस 5 बाय 5, तो 5 से इसको कैंसिल करोगे, माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं 4 सॉल्यूशन लिखता हूं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, तो वो 4 सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे? कैन आई से दैट 0, 0, 5, माइनस 12, 10, माइनस 24 एंड माइनस 5, 12 आर रिक्वायर्ड फॉर सॉल्यूशन। कुछ समझ में आ रहा है? बस इसी तरह से करना है आपको ये क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको अभी बताया 12x, ये देखो ये प्लस है, आपको क्वेश्चन में दिया इक्वल टू 0, तो जब ये राइट साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12x अपॉन माइनस 5, विच कैन बी रिटन एज y इक्वल टू माइनस 12x अपॉन 5। अब x की आप एक एक करके वैल्यू पुट करते जाओगे, लाइक आपने 0 पुट किया, x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू 0, x की जगह 5 पुट किया तो y की वैल्यू आएगी माइनस 12। अभी मैंने करके दिखाया आपको। x की जगह 10 पुट किया तो y की वैल्यू होगी माइनस 24, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, जैसे ये कैंसिल हो जाएगा। फिर x की जगह 15 पुट करोगे तो 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा माइनस 36। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है, तो जो आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस होंगे, जो आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस होंगे, तो कैन आई से दैट 0, 0, 5, माइनस 12, 10, माइनस 24, 15, माइनस 36 आर 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन।
क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आपको कहा जा रहा है रीड द बार ग्राफ, आपको इस बार ग्राफ को रीड करना है। अब देखो, अगर आप इस बार ग्राफ को देखो, देखो इसमें क्या गिवन है आपको। जैसे मैंने आपको कहा था प्राइमरी इंफॉर्मेशन इस 1980 टू 81 कितने करोड़ एक्सपेंडिचर हुआ है। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। इस ईयर में देखो, आपको जो इसमें बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि इस ईयर में कितना खर्चा हुआ, कितने करोड़ में खर्चा हुआ है। इस ईयर में कितने करोड़ में खर्चा हुआ है, इस ईयर में कितने करोड़ में खर्चा हुआ है, और इस ईयर में, इस तरह से सारी चीजें गिवन है आपको। पहले बताओ, ये चीज क्लियर होगी? ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ में आपको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? तो आपका जो आंसर होगा आप इस तरह से दोगे। द बार ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग ड्यूरिंग 6 5-year प्लान इन इंडिया। ड्यूरिंग 6 5-year प्लान इन इंडिया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। ठीक है, आपको आगे रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हालांकि इसमें थोड़ी सी ज्यादा डिटेल आपको और बतानी चाहिए थी, लेकिन ये पता कैसे लगा आपको क्वेश्चन? सर आपको ऐसे पता चला कि एक्सपेंडिचर उसी पर हुआ है, तो मुझे यहाँ से हिंट मिला था। व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग इन द ईयर 1982-83। तो इस सेकंड स्टेटमेंट से मुझे क्लियर हो गया कि भैया ये जो एक्सपेंडिचर है वो किस चीज पर किया गया है? हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग पर। और ये खर्चे कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। हर ईयर पे जो ये खर्चा करती है हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग पर, ये कौन करता है? ये गवर्नमेंट करती है। पहले बताओ, ये चीज क्लियर होगी? समझ में आ रहा है यहाँ पर? ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का जो आपका आंसर है वो आपने, आपको क्या कहता है? बार ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग ड्यूरिंग 6 5-year प्लान इन इंडिया। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग इन द ईयर 1982-83। 1982-83। तो देखो 82-83 में कितना आपको दिखाई दे रहा है? 82-83, ये आपका 82-83 है। अब देखो 7 और ये 100 करोड़ से है, तो कितना बोलोगे आप इसको? 700 करोड़। रीड करना आ रहा है? जो भी वैल्यू 100 करोड़ में, अगर 7 है तो 7 × 100। ये क्लियर हो गया? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है आपका, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर मैक्सिमम। किस ईयर में मैक्सिमम है? तो पहले बताओ किस ईयर में मैक्सिमम है? यस, 1984-85। ये क्लियर हो गया? ठीक है, फिर आपसे ये पूछा गया है, फिर आपसे पूछा गया है what is the maximum increase? What is the maximum, in which year is the increase in expenditure maximum over the expenditure in previous year? What is the maximum increase? What is the maximum increase? तो जब आप इसका आंसर दोगे तो देखो किस तरह से देना आपको आंसर। आप कहोगे 1984-85 is the year in which the increase in expenditure was maximum over the expenditure in previous year। कितना इंक्रीज हुआ प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली? तो आप ऐसे देखो, प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली कितना इंक्रीज हुआ है। तो देखो ये जो वैल्यू है आपकी, ये तो 10 है और इनटू में हो जाएगा 100, तो ये तो हो गया 1000 CR। ठीक है, और ये जो वैल्यू है आपकी, ये नियर अबाउट 780 है, तो ये हो गया 780 करोड़। तो 1000 माइनस 780 करोगे तो कितना आ जाएगा? 220 करोड़। बोलो भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्लियर है? ठीक है, कैसे करना था? अगेन आपको ये ग्राफ भी बना है। प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन lakh tons in some of the refineries in India during 1982 was given below। लाइक रिफाइनरी ऑयल की प्रोडक्शन इन lakh tons। देखो ये नंबर वाला पार्ट है, ये कहां पर जाएगा? बस पहले तो ये बताओ, नंबर वाला पार्ट वाई एक्सिस पर जाएगा। और जो प्राइम इंफॉर्मेशन है कि ब्राउनी में कितना है, कोयली में कितना है, मथुरा में कितना है, मुंबई में कितना, फ्लोरिडा, जो प्राइम इंफॉर्मेशन है वो कहां पर जाती है? एक्स एक्सिस में। और बार ग्राफ आपको पता किस तरह से बनाया जाता है? तो जब आपने बार ग्राफ बनाया होगा तो चेक करो क्या इसी तरह से बनाया है। समझ में आ गया? ब्राउनी में कितना है? 30, तो 30।
कोयली में कितना 70 तो 70, मथुरा में कितना 40 तो 40, मुंबई में कितना 45 तो एग्जैक्टली इसके सेंटर पे आएगा, और फ्लोरिडा में कितना 25 तो वो इसके सेंटर पे आएगा। क्लियर हो गया कैसे बनेगा? ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी, आपको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन? कैसे किया आप लोगों ने? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या ले लेंगे? ए, ये क्या हो जाएगा? बी, ये क्या हो जाएगा? सी। देन वी विल फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हो गया 2x माइनस 3y प्लस 3y माइनस 4z प्लस 4z माइनस 2x। अब देखो 2x से 2x कैंसिल, 4z से 4z कैंसिल, ये आपका आ गया 0। तो आप कहोगे बिकॉज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, इट इम्प्लाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये किसके इक्वल होगा? 3abc के। पहले बताओ ये क्लियर? तो इसका मतलब क्या? a क्यूब तो 2x माइनस 3y होल क्यूब प्लस बी क्यूब 3y माइनस 4z होल क्यूब प्लस सी क्यूब 4z माइनस 2x होल क्यूब इज इक्वल टू 3a। in place of a we will put 2x minus 3y, in place of b we will put 3y minus 4z, in place of c we will put 4z minus 2x। तो देखो ये हो जाएगा 2x minus 3y, ये हो जाएगा 3y minus 4z। क्या मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ? जैसे आप 2 कॉमन हो गए, ये हो जाएगा आपका 2z माइनस एक्स। अब देखो 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6, विद इन ब्रैकेट 2x माइनस 3y, विद इन ब्रैकेट 3y माइनस 4z और विद इन ब्रैकेट 2z माइनस एक्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, एंड दिस इज द प्रेजेंटेशन। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। आपने a प्लस बी प्लस सी फाइंड किया, ये आपका क्या आ गया? 0 आ गया। देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो जब आपने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड की वो 0 थी, देयरफॉर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होगा? abc। और जब आप इसको सॉल्व करोगे दिस विल बी द फाइनल आंसर यू विल गेट। सेक्शन से क्लियर? ठीक है।